दोस्तों, मैं आपका अपना सौपति योगी आज आप लोगों के लिए फिर से फाइल्ड क्लासेस पर एक नया टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप लोगों को पहले ही पता है, हमारी सीरीज चल रही है रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया। इसके अंदर हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी थी, उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं की प्रकार पढ़े थे, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे करते हैं। मैग्नीशियम रिबन का दहन का रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम रिबन को जब क्या किया जाता है, मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो मैग्नीशियम में ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम में ऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। उसके बाद में हमने देखा कि सर रासायनिक अभिक्रिया का हमें पता कैसे चलता है। तो अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, याम के गैस निकाय में गैसों का उत्सर्जन होना, तापमान में परिवर्तन होना, विशिष्ट गंध का आना या अवक्षेप का प्राप्त होना में ये संकेत देता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसके बाद में हम देखते हैं कि सर रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लंबा लिखना एक बड़ी प्रोसेस हो जाती है, तो उसको किसी छोटे वाक्य के रूप में लिखना है, उसे हम क्या कहते हैं? संक्षिप्त में लिखना है क्या कहते हैं? शब्द समीकरण। यानी शब्दों के माध्यम में उसे संक्षिप्त रूप में लिखना क्या कहलाता है? शब्द समीकरण। इसके बारे में हमने बात कर ली थी। इसके बाद में हमने बताया था आपको समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, इसके चरण बताए थे आपको अलग अलग। इसके बाद में हमने अभिक्रिया के भौतिक अवस्था के बारे में पढ़ दिया, संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ दिया। अभिक्रिया हमने दो प्रकार की पढ़ी थी। एक कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। और दूसरी कौन सी? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन में हम देखते हैं कि कॉपर ऑक्साइड में जब हम क्या डालते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड में हम क्या डालते हैं? संयोजन में हमने पढ़ा कि कैल्शियम ऑक्साइड में जब जल डालते हैं तो किसका निर्माण होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ये एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है, जिसमें दो या दो से अधिक उत्पाद मिलकर दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें साथ में किसका निर्माण होता है? उष्मा का उत्पाद के साथ निर्माण होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में हम बात करें कि सर और क्या होता है इसके अंदर, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। अब पढ़ते हैं हमने विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। तो हम पढ़ते हैं अभी विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया हमने पढ़ ली। वियोजन का अर्थ होता है, वियोजन अभिक्रिया में हमने पढ़ा कि दो या दो से अधिक नहीं एकल अभिकारक क्या करते हैं? टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। यानी एकल अभिकारक क्या करते हैं? टूटते हैं, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम क्या करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड का, 2 मिनट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं, तो CaO+ किसमें टूटता है? CO2 में। ये एक प्रकार की क्या है? वियोजन अभिक्रिया है। इसके बाद में हमने पढ़ा कि सर उसमें वियोजन क्या है, इसके बारे में हमने पूर्ण रूप से पढ़ दिया। कैल्शियम के बारे में हमने पढ़ दिया। ठीक है। लेड नाइट्रेट को गर्म करना, ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है। अब विद्युत वियोजन अभिक्रिया, जल का विद्युत अपघटन भी हमने पढ़ दिया होगा, शायद पढ़ दिया होगा। ठीक है। पहले मैं एक बार आपको वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में बात करता हूं। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार की बात करूं तो सबसे पहले वियोजन अभिक्रिया का प्रकार कौन सा होता है? लेड नाइट्रेट का तापन। लेड नाइट्रेट यानी लेड नाइट्रोजन को हम क्या करते हैं? जब गर्म करते हैं तो वो किस में टूट जाता है? लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन के रूप में टूट जाता है। उसमें वियोजन की बात करूं मैं, तो उसमें वियोजन के अंतर्गत हम कौन सी अभिक्रिया पढ़ते हैं? उसमें वियोजन के अंतर्गत हम किसकी अभिक्रिया पढ़ते हैं? फेरस सल्फेट की। सर फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जाता है तो वो किस में बदल जाता है? फेरस ऑक्साइड और किस में बदलता है? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। सर Fe-SO4 को हम क्या करते हैं? Fe-SO4 को हम क्या करते हैं? जब गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं, तो वो किस में टूटता है? Fe2O3 में। प्लस किसका निर्माण होता है? SO2 का। और साथ में किसका निर्माण होता है? SO3 का। यानी आयरन के सल्फेट का निर्माण होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। और हम देखते हैं कि सर फेरस सल्फेट का रंग हरा होता है, वो बदल कर कैसा हो जाता है? लाल भूरा हो जाता है। लाल भूरा इसलिए होता है कि ये जो Fe-SO4 है, ये एकल उत्पाद है, एकल अभिकारक है, दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटता है। यानी इसको क्या बोलते हैं? फेरस ऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड और ये सल्फर
ट्राई ऑक्साइड। इसके बाद हम बात करते हैं सर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो CaCO3 को जब गर्म किया जाता है, अभी बताया था मैंने आपको, CaCO3 यानी एकल अभिकारक हो गया, जब इसको गर्म किया जाता है तो CaO प्लस CO2 में टूटता है। किस में टूटता है? CaO प्लस किस में टूटता है? CO2 के अंदर टूटता है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और O2 में CO2 में टूटता है, यानी एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं सर लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है? लेड नाइट्रेट यानी PbNO2 इसको जब गर्म किया जाता है तो ये टूटता है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। लेड ऑक्साइड पीबीओ में ये टूटता है किसके अंदर? पीबीओ में प्लस NO2 में प्लस किसमें टूट रहा है? O2 में। किसमें टूटता है? O2 में। हम देखते हैं कि सर लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड में टूटता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूटता है और किसमें टूटता है? पीबीओ में। इसका एग्जाम्पल बताता हूं मैं तुम्हें, देखो इसका डायग्राम बनाता हूं। देखो ये तुम्हें डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपको दो डायग्राम दिखाई देते हैं, ये दूसरा डायग्राम है। हम क्या करते हैं कि सर लेड नाइट्रेट को हम क्या करते हैं सर, लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है, ये लेड नाइट्रेट को क्या कर रहे हैं? PbNO2 को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। तो ये क्या करता है सर? तीन पदार्थ का निर्माण करता है। एक किसका निर्माण करता है? PbO का निर्माण करता है, साथ में किसका निर्माण करता है? NO2 का निर्माण करता है और साथ में किसका निर्माण करता है? O2 का। ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये जो धुआं निकल रहा है, ये धुआं ही क्या कहलाता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये जो भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है वो धुआं कौन सा होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये जो भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है वो धुआं कौन सा होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। किसका होता है? NO2। ये पूछा जाता है कि जब किसी परख नली को गर्म किया जाता है, उसमें उपस्थित द्रव A को जब गर्म किया जाता है तो वो गर्म करने पर तीन पदार्थों में टूटता है, यानी PbO यानी लेड ऑक्साइड में टूटता है, उसके साथ में ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है और साथ में एक अन्य गैस का निर्माण और होता है। उस गैस का नाम क्या होता है? तो उस गैस का नाम क्या होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो किस रूप में उत्सर्जित होते हैं? भूरे धुएं के रूप में उत्सर्जित होते हैं। अब हम बात करते हैं इस डायग्राम की। इस डायग्राम में हम पढ़ते हैं कि सर वैद्युत अपघटन विधि, ये कौन सी विधि है? वैद्युत अपघटन। हम वियोजन अभिक्रिया में उष्मा द्वारा वियोजन अभिक्रिया पढ़ते हैं, ताप द्वारा वियोजन अभिक्रिया पढ़ते हैं और जल द्वारा वियोजन वैद्युत अपघटन द्वारा वियोजन अभिक्रिया पढ़ते हैं और प्रकाश द्वारा वियोजन अभिक्रिया पढ़ते हैं। ताप द्वारा मैंने आपको पढ़ा दी, ताप या उष्मा द्वारा मैंने आपको पढ़ा दी। अब हम बात करते हैं किसके द्वारा? जल के द्वारा वैद्युत, जल का वैद्युत अपघटन यानी विद्युत के द्वारा वियोजन अभिक्रिया संपन्न करना, यानी वैद्युत के द्वारा क्या करना? वियोजन अभिक्रिया संपन्न करना। जैसा कि तुम्हें नीचे दिया गया है, वैद्युत अपघटन की अभिक्रिया हम किसके अंतर्गत करते हैं? जल के अंतर्गत। हम क्या करते हैं सर? एक बीकर लेते हैं। क्या लेते हैं? एक बीकर, और उस बीकर के अंदर हम जल डालते हैं और जल के अंदर दो परख नली लेते हैं। एक परख नली के अंदर हमें एनोड मिलता है और दूसरी परख नली पे हमें क्या मिलता है? कैथोड। और जब इसके अंदर 6 वोल्ट की बैटरी जोड़कर इसमें धारा प्रवाहित की जाती है कैथोड और एनोड के अंदर, तो हम देखते हैं सर कैथोड के ऊपर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन गैस। जबकि एनोड के ऊपर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन गैस यानी O2। इसकी रासायनिक अभिक्रिया की बात करूं तो सर जब जल के अंदर क्या किया जाता है? वैद्युत अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन या वैद्युत प्रवाहित किया जाता है, तो हम देखते हैं सर ये H2 प्लस किसमें टूटता है? O2। O2 का निर्माण कहाँ पर होता है सर? O2 का निर्माण कहाँ पर होता है? कैथोड पर होता है। जबकि H2 का निर्माण कहाँ पर होता है सर? एनोड पर। ये पूछा जाता है कि जब जल का वैद्युत अपघटन किया जाता है तो वैद्युत अपघटन के अंतर्गत O2 का निर्माण कहाँ होता है और H2 का निर्माण कहाँ होता है। ये डायग्राम है। इस डायग्राम में आपको ये ध्यान में रखना है कि ये रोड लगी होती है ब्लैक रंग की, इसको हम कैथोड रोड कहते हैं। ये रोड ग्रेफाइट की लगी रहती है जिसको हम एनोड रोड कहते हैं। इस परख नली के अंदर जो ऑक्सीजन गैस मिलती है वो ऑक्सीजन गैस होती है। जो एनोड गैस के एनोड के ऊपर जो परख नली लगी रहती है, एनोड रोड के ऊपर जो परख नली लगी रहती है, उस परख नली के अंतर्गत ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है। इसके बाद में देखो, इसके बाद अपन बात करें
तो इसके बाद में हम देखते हैं कि सर विद्युत वियोजन अभिक्रिया मैंने आपको बताई दी कि सर हम देखते हैं विद्युत वियोजन अभिक्रिया में H2 के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, H2 + O2 का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, यानी प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है। प्रकाश के बारे में अपन बात करें तो प्रकाश के आप लोगों ने देखा होगा कि सर सिल्वर क्लोराइड AgCl जब सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होता है, सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर गिरता है तो ये किस में टूटता है, Ag+ किस में टूटता है, Cl2 में। वैसे ही किसका होता है, AgBr का। सर AgBr क्या करता है, जब प्रकाश की उपस्थिति में रहता है तो ये किस में टूटता है, Ag+Br2 में। किस में टूटता है, Ag+Br2 में। ये दोनों की दोनों अभिक्रिया प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया है। याद रखना वियोजन अभिक्रिया मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। पहली उसमें वियोजन अभिक्रिया, दूसरी तापन वियोजन अभिक्रिया, तीसरी कौन सी होती है, जल विद्युत अपघटन अभिक्रिया या विद्युत अपघटन अभिक्रिया, और चौथी कौन सी होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली वियोजन अभिक्रिया। ये चारों के चारों आप अच्छी तरीके से क्या कर लेना, याद कर लेना। और इसका उपयोग सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग हम किस में करते हैं, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं। अब हम बात करें कि हमें पता है कि वियोजन अभिक्रिया किसकी उल्टी होती है, संयोजन की। जो काम संयोजन में होता है उसका पूरा का पूरा विपरीत किसका होता है, वियोजन में। सर कैसे, तुम्हें पता होगा कि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं। जबकि वियोजन में क्या होता है, एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। संयोजन अभिक्रिया उष्मा निकलती है, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, उष्मा निकलती है, जबकि वियोजन अभिक्रिया में उष्मा अवशोषित की जाती है। वियोजन जितनी भी अभिक्रिया होती है उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। वियोजन की जितनी भी अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, उष्मा शोषी। जबकि संयोजन की जितनी भी अभिक्रियाएं हैं वो क्या सी होती है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। अब हम बात करते हैं उसके बाद में, देखो अब इसके बाद में हम बात करते हैं किसके बारे में, उसके बाद में हम बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया। किसके बारे में अपन बात करते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। सर विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो विस्थापन अभिक्रिया का अर्थ ये होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व क्या करता है, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से क्या कर देता है, विस्थापित। यदि मैं समीकरण ढांचे की बात करूं, सर समीकरण ढांचा कैसा बनता है, जैसे मान लो ए कोई तत्व है और एक यौगिक है B2 + C, B2 + क्या है, C, या मान लो BC है, B2 मत लिखो, क्या है, BC है, क्या है, BC। थोड़ा सा इजी वे में समझ में आ जाएगा। 2 यौगिक हैं A और BC, यानी अभिकारक है। जब इनके मध्य अभिक्रिया करवाई जाती है, ये अभिक्रिया तभी संपन्न होती है जब B की क्रियाशीलता A से कम हो या A की क्रियाशीलता B से ज्यादा हो। तो प्रोडक्ट क्या बनता है, AC + B। इस प्रकार की यदि कोई अभिक्रिया आपको दिखाई देती है तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहलाती है, विस्थापन। देखो इसके बारे में अपन बात करते हैं डिटेल में। देखो वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है या हटा देता है, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से क्या कर देता है, अलग कर देता है। उदाहरण के लिए जब लोहे यानी आयरन की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो लोहा कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित। यानी ये कहता है कि सर अफी की अभिक्रिया जब किसके साथ करवाते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ करवाते हैं तो FeSO4 बनता है प्लस क्या निकलता है, कॉपर। ये भी लवण है, ये भी क्या है, लवण। यानी जब धातु की अभिक्रिया संगत लवण के साथ करवाई जाती है तो संगत लवण का निर्माण होता है। यानी ये अफी की क्रियाशीलता क्या है, कॉपर से अधिक है। यानी अफी अधिक क्रियाशील होता है कॉपर की तुलना में। अफी क्या होता है, अधिक क्रियाशीलता। यदि इसकी क्रियाशीलता कॉपर से कम होती, यानी अफी की क्रियाशीलता कॉपर से कम होती तो रिएक्शन संभव नहीं थी, ये रिएक्शन आगे होती नहीं। यानी अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है या हटा देता है और नए प्रोडक्ट या नए उत्पाद का निर्माण करता है। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो
ये सेम टू सेम रिएक्शन लेकर के अब ये क्या करता है, इस यौगिक में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, ये रहा कॉपर, और क्या बन जाता है Fe2SO4, ये लोहा आयरन हो गया, ये कॉपर सल्फेट हो गया, कॉपर आयरन सल्फेट का निर्माण हो गया, और कॉपर क्या हो गया अलग। अब हम देखते हैं कि शुरुआत में जब हम कॉपर लेते हैं ना, शुरुआत में जब कॉपर लेते हैं, कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं, उसका रंग कैसा होता है, नीला। कैसा होता है उसका रंग, नीला। और जैसे इसमें आयरन की कील यानी Fe डालते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, मलिन हो जाता है। कैसा हो जाता है, मलिन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये आयरन क्या करता है, कॉपर को उसके विलयन में से क्या कर देता है, विस्थापित, जिसके कारण उसका नीला रंग कैसा हो जाता है, मलिन हो जाता है। अब हम बात करते हैं सर एक दूसरी रिएक्शन करके दिखाओ, जैसे जिंक की और कॉपर सल्फेट की। जिंक की और कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जब करवाते हैं तो सेम टू सेम वही बात, जैसे आयरन में हम देखते हैं, इसमें भी क्या होता है, जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक होती है, और इसके अंदर हम देखते हैं कि Zn2SO4 प्लस कॉपर, Zn2SO4 प्लस कॉपर। उसके बाद में हम देखते हैं कि सर लेड की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, कॉपर ऑक्साइड के साथ। लेड की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, कॉपर ऑक्साइड के साथ। तो हम देखते हैं सर लेड की अभिक्रिया जब कॉपर ऑक्साइड के साथ कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड के साथ जब करवाते हैं तो हम देखते हैं सर PbCl2 बनता है, और कॉपर फिर से क्या हो जाता है, अलग। यानी बार बार किसको भगाया जाता है, कॉपर को, क्योंकि जो प्रकृति में कमजोर होगा उसको वहां से किक मार दिया जाएगा। जो प्रकृति में क्या होगा, कमजोर होगा। तुम्हें पता ही होगा ट्रेन के अंदर क्या होता है, जो शक्तिशाली होता है वो सीट के ऊपर बैठ जाता है, जो कमजोर होता है वहां से उसकी क्या हो जाती है, छुट्टी। कई जगह होता है, लेकिन आजकल लोग मानवता दिखाते हैं, ज्यादा अपने बल का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, कई जगह पर ऐसा देखा जाता है कि अधिक शक्तिशाली अपने से कमजोर व्यक्ति होता है, उसके साथ झगड़ा करके उसकी सीट को हटा देता है। ऐसा ही कॉपर के साथ होता है। कॉपर तो अपनी सीट जमा कर बैठता है, लेकिन इससे शक्तिशाली लेड हो गया, जडन हो गया, Fe हो गया, ये सब के सब क्या होते हैं, कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं, जिससे वो क्या कर जाते हैं, उसको अपनी स्थिति से कॉपर को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। इस प्रकार की जब आप अभिक्रिया देखते हो तो उन अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। आज हमने विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा। विस्थापन अभिक्रिया में हमने देखा कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। जिसके अंतर्गत हमने ये देखा कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जब कील डाली जाती है आयरन की, क्या डाली जाती है, कील डाली जाती है आयरन की, तो हम देखते हैं कि आयरन कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। तो वो क्या करता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को किक मारता है और वहां से हटा देता है, और खुद क्या कर जाता है, जुड़ जाता है। इस प्रकार हम ये कहते हैं कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, यानी विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं द्वितीय विस्थापन, यानी अभी तक हमने एक तत्व का विस्थापन किया, अब हम क्या करेंगे, दो तत्वों का विस्थापन करेंगे, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके मध्य, यौगिकों के मध्य आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान। उस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, विस्थापन। चलो हम बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। तो वह रासायनिक अभिक्रिया, सीधा सा लिख रखा है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का क्या करते हैं, आदान प्रदान। जैसे मान लो A+CD, ये दो यौगिक है, एक यौगिक एक यौगिक, दोनों अभिकारक है। दोनों क्या करते हैं, अपने मध्य आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं, यानी C B के पास चला जाता है और एक इसके पास आ जाता है D के पास, और नई उत्पाद का निर्माण करता है। AD बन जाता है प्लस C क्या बन जाता है, B, और इस प्रकार क्या बनता है, नए यौगिक का निर्माण होता है। तो हम देखते हैं कि इसके मध्य क्या होता है, दोनों यौगिकों के जो अभिकारक होते हैं, दोनों अभिकारक, उनके मध्य आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसा कि आपको इस समीकरण ढांचे में दिखाया गया है। देखो सोडियम सल्फेट, यानी सोडियम सल्फेट का मतलब क्या होता है, Na2SO4 प्लस क्या हो गया, बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट नहीं, बेरियम क्लोराइड क्या होगा,
ये लिख रखी है ना रिएक्शन, हाँ ठीक है। तो अब देखो सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, बेरियम क्लोराइड की। सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया जब बेरियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो बेरियम तो सोडियम के सल्फेट के साथ आ जाता है और सोडियम किसके साथ चला जाता है, क्लोराइड के साथ। और जब सोडियम क्लोराइड के साथ जाता है तो क्या बनता है, लवण। क्या बनता है, लवण। तो इधर क्या बन गया, अनेसीय लवण, और इस साइड क्या हो गया, BSO4। इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फेट। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फेट। क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फेट। और इसको क्या बोलते हैं, बेरियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, बेरियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, बेरियम क्लोराइड। एक चीज बता देता हूं तुम्हें, देखो सोडियम की संयोजकता क्या होती है, संयोजकता 1 होती है, और SO4 की कितनी होती है, 2। बेरियम की कितनी होती है, 2। और SO4 की भी कितनी होती है, 2। उसके बाद मैं बात करता हूं, बेरियम की संयोजकता 2 बता दी, और क्लोराइड की संयोजकता कितनी होती है, 1। इससे क्या बनते हैं, रासायनिक सूत्र। क्या बनते हैं, सूत्र। प्लस माइनस याद रखने की जरूरत नहीं है, एक बार तुम्हें तो केवल फॉर्मूले याद करने का ट्रिक बताना है कि किसकी संयोजकता कितनी होती है। प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन लेने देने के चक्कर में परिवर्तन होता है, वो अभी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर इस अभिक्रिया के दौरान हम ये देखते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया के दौरान हम देखते हैं कि सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो सर हमें एक अवक्षेप प्राप्त होता है जिसे हम बोलते हैं बेरियम सल्फेट। ये अवक्षेप जल में घुलनशील नहीं होता, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बेरियम सल्फेट या ऐसे अवक्षेप प्राप्त होते हैं जो जल में घुलनशील नहीं होते, वैसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसा देखो अवक्षेप का निर्माण, यानी इस अभिक्रिया में, किस अभिक्रिया में, सोडियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट में बेरियम सल्फेट का सफेद रंग का क्या प्राप्त होता है, अवक्षेप प्राप्त होता है, जो जल में क्या होता है, अविलय यानी अघुलनशील होता है। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप प्राप्त होता है जो जल में घुलनशील नहीं होता, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। बोर्ड की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड 2027। क्या, बोर्ड 2027, बोर्ड 2027 की दृष्टि से ये क्या है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बार ये रिपीट हुआ है। ये देखो जल के साथ अविलय होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया, यानी इसी कारण द्विविस्थापन अभिक्रिया को अक्सर क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है, क्योंकि इसमें ठोस उत्पाद का निर्माण होता है जो जल में क्या नहीं होता, घुलनशील नहीं होता। अब हम बात करते हैं सर आयनों का आदान प्रदान। तो बेरियम आयन किसके साथ है, सल्फेट आयन के साथ जुड़कर क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट बनाता है। जबकि सोडियम आयन क्या करता है, क्लोराइड के साथ जुड़कर क्या बनाता है, NaCl। यानी ये कहता है कि सर हम ये बात करें, थोड़ा सा रुको, एक बार बताता हूँ तुम लोगों को, थोड़ा सा बताता हूँ मैं तुम लोगों को, एक बार रुको। नहीं, यहाँ पर नहीं होगा, बता देता हूँ तुम लोगों को। देखो Na2SO4, इसको जब वियोजित करेंगे तो ये Na प्लस और SO4 2 माइनस में टूटेगा। अब उसके बाद में बेरियम क्लोराइड, BaCl2 है बेरियम क्लोराइड, इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये Ba+2 में टूटेगा और ये किस में टूटेगा, Cl-1 में टूटेगा, ठीक है। अब क्या होगा, इस यौगिक में, इस यौगिक को जब मिक्स किया जाता है तो ये Na1+ है, किसके पास आ जाता है, क्लोरीन के पास आ जाता है। जबकि SO4 सल्फेट होता है वो किसके साथ पास आ जाता है, बेरियम के पास में। तो बेरियम SO4 बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है, और ये क्या मिलकर बनाते हैं, NaCl। ये जो श्वेत रंग का ठोस पदार्थ होता है यही क्या कहलाता है, अवक्षेप। क्या कहलाता है, अवक्षेप। अवक्षेप क्या कहलाता है, अवक्षेप। क्या कहलाता है, अवक्षेप कहलाता है। देखो क्या कहलाता है, अवक्षेप कहलाता है। और जिस द्विविस्थापन अभिक्रिया में इस अवक्षेप का निर्माण होता है उस द्विविस्थापन को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। अब हम देखते हैं सर, उसके बाद में टॉपिक की बात करते हैं अपचयन और उपचयन की। किसकी बात करते हैं, अपचयन और उपचयन की। अपचयन उपचयन का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। सर अपचयन का अर्थ होता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी, और हाइड्रोजन की क्या होती है, वृद्धि। इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी। ये ट्रिक है याद रखने का। या ये सोच सकते हो तुम लोग, अपचयन का अर्थ हो गया ऊपर,
ऊपर यानी ऊपर जाओगे तो हाइड्रोजन बढ़ेगा और ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी। और सॉरी उल्टा कर दिया ना, हाँ 2 मिनट रुकना, थोड़ा सा रुकना। हाँ, हम ये देखते हैं कि अपचयन का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन की क्या होना, कमी होना, ऑक्सीजन की क्या होना, कमी होना, और हाइड्रोजन की क्या होना, वृद्धि होना। क्या होना, हाइड्रोजन की वृद्धि। यानी किसी भी अभिक्रिया में, किसी यौगिक में यदि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो हम बोलते हैं कि उस यौगिक का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, उस यौगिक का उपचयन हो रहा है। और यदि हम कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो उस यौगिक का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन, यानी वो उसका रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। इस अभिक्रिया का हम उदाहरण देते हैं आपको, एग्जाम्पल जब दिया जाएगा तब आसानी से क्या आ जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है या हाइड्रोजन की क्या होती है, वृद्धि होती है, तो उस पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है। या क्या किया जाता है, पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। इस प्रकार इसमें देखते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि, ऑक्सीजन की क्या हो रही है, हाइड्रोजन की कमी, और ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि। इसमें ऑक्सीजन की कमी और इसमें हाइड्रोजन की क्या हो रही है, वृद्धि। और इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, ग्रहण करता है। क्या करता है, ग्रहण। जबकि ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्यागता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्यागता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्यागता है। त्यागता है, क्या करता है, डोनेट करता है, ये ग्रहण करता है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन को त्यागा जाता है, हाइड्रोजन को ग्रहण किया जाता है और इलेक्ट्रॉनों को भी क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, तो उसका उस अभिक्रिया में क्या होता है, अपचयन होता है। या हम कह सकते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है किसी यौगिक में और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, इलेक्ट्रॉन वो त्यागता है, तो उस यौगिक का क्या होता है, उपचयन। और यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ चलते हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं उस अभिक्रिया को, रेडॉक्स। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब इसके बारे में एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहले रेडॉक्स से पहले मैं तुम्हें बताता हूं अपचयन और उपचयन की, अपचयन के एग्जाम्पल। 2 मिनट गेट बंद कर देता हूं मैं, से तो अंधेरा हो जाएगा ना। चल कोई नहीं, पड़ा रहने दो। अब हम बात करते हैं अपचयन और उपचयन की। हम अपचयन और उपचयन की बात करें तो इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि सर अपचयन और उपचयन के अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, जैसे सर कॉपर के साथ किसका जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, तो वो एक प्रकार का क्या हो गया, कॉपर के साथ हम देखते हैं सर, कॉपर के साथ किसका जुड़ना, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड। यानी कॉपर का उपचयन हो रहा है। क्या आ रहा है, कॉपर का उपचयन। कॉपर का उपचयन किसमें हो रहा है, कॉपर का उपचयन हो रहा है किसमें, कॉपर ऑक्साइड में। तो इसमें ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसका इस अभिक्रिया में हम ये कह सकते हैं कि कॉपर का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। इसके बाद अपना हम दूसरी अभिक्रिया की बात करें, दूसरी अभिक्रिया की बात करें तो सर कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यानी इसी कॉपर के ऊपर क्या छोड़ा जाता है, हाइड्रोजन छोड़ा जाता है। तो हम ये देखते हैं कि ये कॉपर में से ऑक्सीजन निकल जाता है और क्या बनता है, कॉपर में से ऑक्सीजन क्या कर जाता है, निकल जाता है। और हम देखते हैं सर कॉपर प्लस क्या बनता है, H2O। यानी इस कॉपर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यानी ये कॉपर इस कॉपर में क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयित। दोनों रिएक्शन एक साथ समझ लो। देखो दोबारा बता देता हूं तुम्हें कि कॉपर पर जब ऑक्सीजन छोड़ा जाता है तो क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड। यानी ये कॉपर इस कॉपर ऑक्साइड में क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है, इसका उपचयन हो रहा है। अब जब इसी कॉपर ऑक्साइड पर, इसी कॉपर ऑक्साइड पर जब हाइड्रोजन छोड़ा जाता है तो हम देखते हैं कि कॉपर प्लस क्या बनता है, H2O। अब हम देखते हैं कि इस कॉपर में ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी, यानी ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है यानी ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, अपचयन। लेकिन आप इसमें एक चीज और देखोगे, या हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि। क्या हो रही है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि। यानी इसमें अपचयन और उपचयन दोनों हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, अपचयन और उपचयन दोनों। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो हम ये देखते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों होते हैं उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं उसे, हमें रेडॉक्स अभिक्रिया। अब दोबारा देखो, हम देखते हैं अपचयन और उपचयन। हम क्या देखते हैं, अपचयन और उपचयन, अपचयन और उपचयन। हम क्या देखते हैं, अपचयन उपचयन। अपचयन का अर्थ ये होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की तो क्या होती है, कमी, और हाइड्रोजन की क्या होती है, वृद्धि। जबकि इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है, ग्रहण करता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि यौगिक
ऑक्सीजन की क्या करता है, कमी करता है, हाइड्रोजन की वृद्धि करता है और इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, ग्रहण करता है, तो वो यौगिक उस अभिक्रिया में क्या करता है, अपने आप का अपचयन करता है। यदि किसी अभिक्रिया में कोई यौगिक ऑक्सीजन की वृद्धि करता है, हाइड्रोजन की कमी करता है और क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी और इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, त्यागता है, तो ऐसे यौगिक का उस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, उपचयन। जैसे हम देखते हैं कि सर कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर प्लस ऑक्सीजन जब जुड़ते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं, यानी इसमें कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उपचयन। क्या हो रहा है, उपचयन। क्या हो रहा है, उपचयन। और यदि इस कॉपर ऑक्साइड पर जब हाइड्रोजन छोड़ा जाता है तो इसमें से कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल जाता है और जल का निर्माण होता है। तो इसमें कॉपर में से ऑक्सीजन निकल रहा है, यानी कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में क्या हो रहा है, अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन। और इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि, यानी ये इसका क्या हो रहा है, उपचयन। क्या हो रहा है, उपचयन। उपचयन क्या हो रहा है, उपचयन। क्या हो रहा है, उपचयन, उपचयन। अब देखो, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन अपचयन दोनों साथ में होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहलाती है, वो रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है सर संक्षारण। क्या है, संक्षारण। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वो क्या हो जाती है, संक्षारित यानी जंग लगना। क्या लगना, संक्षारित यानी जंग लगना। सीधी सी बात है कि सर कोई धातु है, लोहा धातु है, वो लोहा धातु क्या करती है, अम्ल और आर्द्रता के संपर्क में, आर्द्रता यानी नमी बोल सकते हैं, या वातावरण में पानी की मात्रा है, संपर्क में आती है तो वो वस्तु क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण। यानी किसी धातु के ऊपर जंग लगना ही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकदार होती है, लेकिन कुछ समय के बाद उनमें लालिमा युक्त भूरे रंग का परत पर चढ़ जाते हैं, जिसे लोहे का क्या कहते हैं, जंग लगना। तुम लोगों ने घरों में देखा होगा कि बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा जंग लगते हैं, क्योंकि उस समय वातावरण में सभी प्रकार की परिस्थितियां पाई जाती है, किसके लिए, संक्षारण के लिए। अन्य धातुओं के साथ अपन बात करें तो चांदी के ऊपर काले रंग की परत चढ़ती है, तांबे के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ना भी एक संक्षारण का उदाहरण है। सामान्यतः तुम्हें पता है कि चांदी आसानी से ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करती, फिर भी क्या होता है, इसके ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण के रूप में जानते हैं। अब बात करते हैं सर संक्षारण के कारण। तो हमारे कार के ढांचे हो गए, पुल हो गए, हमारे भारत के बहुत सारे पुल गिर जाते हैं, पुराने लोहे के पुल बने हुए ना, वो टूट जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। जहाजें जो लोहे की बनी जहाजें हैं उनमें भी जंग लग जाता है, वो भी समय के साथ क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो रासायनिक अभिक्रिया का लास्ट टॉपिक है, उसका नाम है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का अर्थ होता है कि जो भी तेलीय पदार्थ होते हैं या तेल के अंदर बनते हैं, वो पदार्थ क्या हो जाते हैं, उन पदार्थों का जो स्वाद या अपन कह सकते हैं उनकी गंध है वो क्या हो जाती है, बदल जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। यानी हम किसी तेलीय पदार्थ को या वसा युक्त जो पदार्थ होते हैं उनको लंबे समय पर रखते हैं तो उसका स्वाद और रंग या अपन ये कह सकते हैं गंध क्या हो जाती है, बदल जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे तुम्हें पता होगा कि कई बार क्या होता है कि जो चिप्स लेके आते हैं उसमें से गैस निकली रहती है, चिप्स के अंदर जब गैस निकल जाती है तो गैस निकलने के कारण उस चिप्स का क्या हो जाता है, विकृत गंधिता हो जाती है। यानी उसका स्वाद, गंध और उसकी जो अपन ये कहते हैं कि रूपरेखा या दृश्य जो होता है उसका रंग वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब हम ये कहते हैं कि सर ये विकृत गंधिता क्यों होती है, क्योंकि वो जो तेलीय पदार्थ होता है या वसा युक्त पदार्थ होता है वो क्या हो जाता है, उपचयित होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है, उपचयित। उपचयित का मतलब क्या हो गया, उसमें ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, क्रिया, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, उपचयित हो जाता है, जिसमें उसमें स्वाद में और गंध में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। सर इसको रोकने के तरीके क्या है, तो हम क्या करते हैं, अब तुम्हें पता है कि उपचयित होने का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन की क्या होती है, ऑक्सीजन की क्या होती है, वर्दी। हम क्या करते हैं, वहां से ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, और वहां पर एक अक्रिय वस्तु डालते हैं या अक्रिय गैस डालते हैं जो कम क्रियाशील गैस होती है, जिसका नाम क्या होता है, नाइट्रोजन। तो हमारे जो चिप्स होते हैं फूले हुए बड़े बड़े, उनमें कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस। या हम ये कह सकते हैं सर उपचयन को रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकारक, यानी ऑक्सीकरण को रोकने के लिए उसमें हम क्या डालते हैं, प्रतिऑक्सीकारक मिलाते हैं। या वायु रोधी बर्तनों में हम वसा युक्त या तेलीय पदार्थों को
रखते हैं, जिससे उसका उपचयन नहीं होता, जिससे उसकी जो संरचना है या हम कहते हैं गंध है या स्वाद है वो बदलता नहीं है। तो इस प्रकार हम ये कहते हैं कि हमारा ये चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट। ओके दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल फाइंड क्लासेस है, इसको शेयर कर देना। आप लोगों को बता देता हूं मैं, आप लोगों के लिए, आप लोगों तक आवाज़ क्लियर पहुंचे, इसके लिए मैंने आप होली लैंड का माइक लिया है। आप लोगों से मैं ये अपेक्षा रखता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन का बटन है दबाएं। धन्यवाद।